देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो बातें उनकी शख्सियत और हैसियत जो हम उनकी समझते हैं उसकी मुनासिबत की नहीं, लेकिन इस तरीके से एड्रेस करना और एड्रेस करके कमेंट करना मैं समझता हूँ उन जैसी शख्सियत के लिए ये उतना मौजू नहीं है। मौलाना ने जिन लोगों की तायीद करे तो कौन सी बुनियादों पर मौलाना ने तायीद करे? औरंगाबाद के उलमा ने हल्फिया ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने तो जो कुछ हुआ है वो नेचुरल नहीं है, जो हुआ है वो कहीं ना किसी ने कुछ किया। तो जनमत का विश्वास अगर इस सिस्टम पर नहीं रहेगा तो इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हमारी विनती या अंडरस्टैंडिंग या हमारा क्लेम ये है कि ये इलेक्शन ने बहुत गलत मैसेज दिया है और ये मैसेज जो है या तो आइंदा देश को थ्रेट की। स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं ज़ैद अहमद। अभी मेरे साथ मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब मौजूद है। मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब जो है WPI के वाइस प्रेसिडेंट है। तो मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। शुक्रिया साहब, मशकूर आपके। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, अभी जो हाल में जो इलेक्शन है विधानसभा इलेक्शन, तो उसमें जनता का ये आरोप है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें EVM का बहुत ज़्यादा घोटाला है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ रिजल्ट्स हैं और जो कुछ सिचुएशन थी, तो एक डेमोक्रेसी में एक पब्लिक ओपिनियन होता है। पब्लिक ओपिनियन को आप थोड़ा सा ये तो टॉलरेंस दे सकते हैं कि 10-5% इधर उधर होगा, और जनरल ओपिनियन ये था कि महाविकास को बहुत क्लियर एज हासिल था, और इसी फीडबैक की बुनियाद पर जो सरकार यहाँ महायुति की चल रही थी, उसने लोकल बॉडीज़ को अब तक पोस्टपोन किया था कि इलेक्शन करा देंगे तो सेटबैक होगा। ऐसे और भी इंडिकेशंस थे, लेकिन इसके बाद जब इलेक्शन होता है तो इतना मैनिपुलेशन तो समझ में आता है कि अगर उनको 70% मिल रहा था, इनको 30 मिल रहा है, तो आप 70 को 55-45 कर देते तो भी मैनिपुलेशन जो है अकोमोडेटिव हो सकता है। लेकिन आपने उल्टा उधर के ज़्यादा को अपने हक़ में अगर बढ़ाया तो भी ढिठाई ये होनी चाहिए कि आप ये कीजिए कि साहब उनका 60 था, आपका 40 था, तो आपका 60 उनका 40 कर दो। लेकिन आपने तो ये किया कि बिल्कुल कोई इक्वेशन ही नहीं रखी। जब नहीं रखी तो जनरल मासेस में ये एहसास है कि यार हमारी राय तो इतनी ख़राब नहीं हुई कि महायुति को इतनी सीट मिल जाए। तो और ये मासेस जो है ये कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के मासेस हैं, और वो मासेस को ऐसा लगता है कि हमको कहीं ना कहीं डिच किया गया, धोखा दिया गया। और उसके बाद के जो एग्जीक्यूशन के एविडेंसेस आ रहे हैं, EVM की बैटरी के या इवनिंग आवर्स के बाद के पोल के, या फिर पर्टिकुलर सीट में कैंडिडेट ख़ुद जो है मायूस लौटता है और उसके बाद में वो जीत जाता है, ये सारे एविडेंसेस आ रहे हैं। इस पर लोग सवाल करते हैं, उस पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ये इंडिकेशन बहुत साफ़ हैं। तो जो कुछ हुआ है वो नेचुरल नहीं है, जो हुआ है वो कहीं ना किसी ने कुछ किया है। जब ये है तो हम इसको बहुत नुकसानदेह समझते हैं। हमारे लिए इशू ये सेकेंडरी है कि MV आया या महायुति आई। हमारे लिए इशू ये है कि भारत की स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत की स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी है, भारत की स्ट्रेंथ सेकुलरिज्म है। अगर आप जनमत को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे तो जनमत का विश्वास अगर इस सिस्टम पर नहीं रहेगा तो इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हमारी विनती या अंडरस्टैंडिंग या हमारा क्लेम ये है कि ये इलेक्शन ने बहुत गलत मैसेज दिया है, और ये मैसेज जो है या तो आइंदा देश को थ्रेट की शक्ल में सामने आएगा, हर दो सूरत में। अगर ये रवैया वो इख्तियार करते हैं और पार्लियामेंट को भी ऐसे कर ले जाते हैं तो फिर तो बहुत डैमेजिंग होगा, और उससे फिर देश में जो सिचुएशन पैदा होगी वो बहुत देर तक डिस्टर्ब करने वाली होगी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जैसे कि मौलाना सज्जाद नुमानी जो महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को सपोर्ट किया, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी वहाँ शामिल थे। तो अभी जैसा कि MIM के जो प्रेसिडेंट है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने मौलाना के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की। तो उन्होंने ये कहा कि साफ इल्ज़ाम ये लगा कि BJP का महाराष्ट्र में इतने सीटों से जीतना वो मौलाना की वजह से जीते। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मेरे कहने से सब लोग उस पर यकीन कर लेंगे बग़ैर दलील के, और उनके कहने से यकीन कर लेंगे बग़ैर दलील के, ऐसा तो होता नहीं। अब उनको जो है उन्होंने जो एतराज़ किया है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से एतराज़ किया है और जो उनका कैंडिडेट जीता है वो मौलाना का तायद करदा कैंडिडेट है, या उन्होंने उलमा को एतराज़ किया है तो जीता है वो मौलवी और आलिम है, आलिम फाजिल मुफ्ती है। तो जो चीज़ें वो कह रहे हैं वो टैली करना चाहिए। अब वो टैली अगर नहीं होती है तो उनको एक ओपिनियन रखने का हक़ है,
वो ओपिनियन रखें, लेकिन एक एहसास हमारा ज़रूर है कि आप ये नहीं डिमांड कर सकते और इस तरीके से चैलेंज नहीं कर सकते कि मिल्लत जो है वो किसी पार्टी की या किसी क़ियादत के ग़ुलाम है कि वो खड़े हो जाएं तो किसी को कोई ओपिनियन रखने का हक़ ही नहीं है। भाई हर एक जब आपको इलेक्शन लड़ने का, वोट लेने का हक़ है, तो वोट देने वाले का भी हक़ है कि किसको दें किसको न दें। दिलवाने का वाले का भी हक़ है, जब आप अपने कैंडिडेट के हक़ में मांगते हैं दूसरे कैंडिडेट के हक़ में मांगेगा। ये उसूली और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन आप तो अपना हक़ एक्सरसाइज करें और दूसरे को उसका हक़ न दें, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई यानी तवज्जो नहीं हो सकती है। उससे हटकर ये है कि जहाँ से वोट का सवाल है वहाँ बहुत मेजॉरिटी और क्लियर मेजॉरिटी वोट, बहुत सॉलिड मेजॉरिटी का वोट आपके कैंडिडेट को मिला है। अब कुछ वोट जो है उसमें जो नहीं मिला है तो उसके रीज़न्स उनको तलाशने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इस तरीके से एड्रेस करना और एड्रेस करके कमेंट करना, मैं समझता हूँ उन जैसी शख्सियत के लिए ये उतना मौजू नहीं है। जैसा कि अभी बहुत सारी जनता के दिमाग में ये सवाल है कि मौलाना जिन लोगों की तायीद करे तो कौन सी बुनियादों पे मौलाना तायीद करे उन लोगों की? असल में मौलाना के पास उनके अपने उलमा का और कुछ ऐसे जो उनके नौजवानों में खैरखान हैं उनकी एक टीम है, और वो टीम से उन्होंने लोकल से फीडबैक लिया था और उनके ब्रीफिंग के मुताबिक वो वेल रिसर्च था इसमें, और उस बुनियाद पर उन्होंने राय क़ायम की थी। दूसरा ये भी था कि और ज़राए से जो लोगों ने मालूमात की थी वो कम्युनिकेशन भी उनसे इंटरेक्शन हुआ जो दूसरे प्लेटफॉर्म से लोग कर रहे थे, और मैक्सिमम उनमें आपस में कंसेंसस भी बने थे। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत पहले से मिल्लत का ये मामूल चला आ रहा है कि मिली क़ियादतें या मिली ऑर्गेनाइजेशंस एक प्रोग्राम करती हैं, यानी ये करती हैं कि कहाँ से कौन निस्बतन मजबूत तर है और उसके हक़ में वो वोट देने की राय देती हैं। फ़र्क ये हुआ है कि वो अपने ज़राए से इसका कम्युनिकेशन करती हैं, डायरेक्ट कैंडिडेट से या अपने ऑर्गेनाइजेशन से या अपने अफराद से। मौलाना ने फ़र्क ये किया कि उन्होंने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके किया, तो लोगों के अपने ज़राए हैं, उन ज़राए की बुनियाद पर क़ायम करते हैं। मौलाना के अपने ज़राए हैं और दीगर ज़राए से उन्होंने इंटरेक्शन भी हुआ था कि साहब किसकी कहाँ पर क्या राय है। जैसा कि आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से सारी जनता को ये कहा कि आप इन लोगों को वोट दें, इन लोगों को हमारा समर्थन है, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो आपने ओपनली कहा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन हमारे पास कभी कुछ महीने पहले गुजरे हैं, तो लोकसभा इलेक्शन में जो हमारे उलमाए कराम है, जो हमारे मदारिस है, मसाजिद में से जो हमारे उलमाए कराम है, उन्होंने कुछ लोगों को सपोर्ट किया और उससे बेनिफिट ये हुआ कि कांग्रेस की यहाँ पर बहुमत हासिल हुई। तो मौलाना ने ओपनली क्यों कहा इस चीज़? असल में दो चीज़ें हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी काम करने का तरीक़ा ये है कि मुशावरत से चीज़ें हों और कोशिश की जाए कि मुत्तफ़क़ा हो। जब मुत्तफ़क़ा नहीं होती है तो फिर वो अक्सरियत से हो जाती है। अगर इज्तिमाइयत हो, जहाँ इज्तिमाइयत ना हो, इदारा हो, अफराद हो, तो वहाँ तो वो अपने तौर पर उसके मजाज होते हैं करने के। मौलाना ने जो किया है, तो इससे पहले के प्रोसेस में जब हम लोग शरीक थे और जरांगे पाटिल से जो मुलाकात हुई थी और जरांगे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मैसेज गया था कि मराठा, मुस्लिम और दलित ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहे हैं। उसका मैसेज पॉलिटिकल दुनिया में बहुत शिद्दत के साथ गया। उससे पहले तक हम मुस्लिम तंजीमों या मुस्लिम नुमाइंदों की तरफ से सेक्युलर पार्टीज़ को मुतवज्जे कर रहे थे कि मुसलमानों ने पार्लियामेंट में भी आपको बहुत सॉलिड ओवरवेलमिंग सपोर्ट किया, लेकिन पॉलिटिकल जस्टिस कहीं ना कहीं कुछ नज़र आना चाहिए। सेक्युलर पार्टीज़ मुसलमानों को घास ही नहीं डालती हैं, ये ख़ुद एक जो है फेवरेट ये डिस्टेंस करना है और आइसोलेट करना है एक कम्युनिटी को। तो तवक्को ये थी कि पार्लियामेंट में नहीं किया और उनसे मुलाकात में उन्होंने कहा था कि हम असेंबली में करेंगे, लेकिन असेंबली में जब ऐसे आसार नज़र नहीं आए तो रब्ता किया गया। ख़ुद मौलाना ने जो है करस्पॉन्डेंस किया, हम लोगों ने करस्पॉन्डेंस किया कि शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से, कांग्रेस से वगैरह वगैरह, लेकिन इसका रिस्पांस नहीं आया। जैसे ही वो जरांगे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब इन लोगों का रिस्पांस आया। रिस्पांस आने के बाद ये लोग रेगुलर कांटेक्ट में रहे मौलाना उनके और वो इनके, और उसमें ये सारी चीज़ें करने की बात उनके दरमियान हुई। मैं ख़ुद एक मामले का शाहिद हूँ। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे, रास्ते में एनसीपी के टॉप मोस्ट लीडर्स में से फ़ोन आया कि आप इस लिस्ट में हमारे फुला कैंडिडेट का नाम शामिल कीजिए जो आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं,
हम तो बहरहाल सिर्फ वोटर है, जिनको मैदान में लड़ना है, जिनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए डैमेजिंग होती तो वो तो बोलते ही मत करो। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई फुला सीट का कर दो तो हमारी मदद करो। तो पॉलिटिकल प्लेयर्स ने उसको वैसे नहीं लिया जैसा मिल्लत ले रही है। अब इसको ये है कि अच्छा कि उसने क्या लिया, इन्होंने क्या लिया, ये तो एक राय है। बाद में जो है पोस्ट इलेक्शन चीज़ों को समझने का जो ज़रिया है तो वो ये है कि बाद के तबसरे क्या हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मिल्लत में जो तबसरे है वो सारे मौलाना को लेकर या मुसलमानों को लेकर है, और मिल्लत के बाहर जितने तबसरे हैं 99% उसमें मुसलमानों का ही जिक्र नहीं है, तो मौलाना का जिक्र कहाँ से आएगा। वो तो ये सारी धांधली को देख रहे हैं कि इलेक्शन में क्या हो गया और हुआ तो क्यों हुआ, कांग्रेस की कमज़ोरी कहाँ रही, शरद पवार की कमज़ोरी कहाँ रही, उद्धव की कमज़ोरी कहाँ रही, और इस सारी कमज़ोरी के बावजूद जो नतायज आए हैं तो वो क्यों आए हैं। तो ये सारी डिबेट जो है बाहर की दुनिया यानी सारी गैर मुस्लिम दुनिया में ये हो रही है, और हम इसी में परेशान हैं कि वो जैद साहब ने किया या मुश्तबा फ़ारूक ने किया, मुश्तबा फ़ारूक ने किया, जैद साहब ने किया। तो मैं समझता हूँ हमको अपना जायज़ा लेके आइंदा के लिए तो करेक्शंस भी करने चाहिए, लेकिन उतना लोड लेना चाहिए जिसके हम मुकल्लफ़ हैं। जो प्लेयर्स हैं, जो जीते हैं या जो हारे हैं, वो तो मुसलमानों के बारे में मुतमईन है, और मुसलमान जो है इतना करके भी अपने आप को तो ठहरा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमको भारत में रह रहे हैं तो भारत के तनाजुर को भी देखना चाहिए और मुस्लिम तनाजुर को भी देखना चाहिए। एक जो वीडियो असदुद्दीन ओवैसी का जो वायरल हो रहा है कि लिफाफा वाला जो उन्होंने, तो इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो बातें उनकी शख्सियत और हैसियत जो हम उनकी समझते हैं उसकी मुनासिबत की नहीं थी। अब मैं ऐसे इंडिविजुअल चीज़ों को निकालूंगा तो फिर वो कुरेदना ही होगा और फिर उसके रिएक्शन में दूसरी चीज़ें होंगी। तो इसमें यह है कि कौन कहाँ से क्या लेता है, कितना लेता है, किस हैसियत से लेता है, वो लेने वाले जाने और देने वाले जाने। हमने तो ये देखा है कि साहब वो उलमा ने जिनके हवाले से बात कही है, औरंगाबाद के उलमा ने हल्फिया ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने तो कोई लिफाफे लिए नहीं इसमें। अब जिसने लिफाफे लिए वो लिफाफे लाएंगे, जिसने कहीं और से खूब बटोरा है वो लाएंगे। तो ये लेने वाले देने वाले वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जैसे कि आप WPI के वाइस प्रेसिडेंट जी। हैं, अभी पूरे महाराष्ट्र में और तकरीबन ज़िले में अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं, जी। तो WPI का इसमें कैसा रोल रहेगा? क्या WPI इसमें अपने कैंडिडेट को उतारेंगे? WPI के पेनिट्रेशन के जितने तकाज़े हैं बावजूद अभी इतने नहीं हैं कि हम कोई ज़्यादा तवक्को करें। हम उसको फिर से रिस्ट्रेंथन करने की जुस्तजू कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते कुछ सीट्स तो लड़ेंगे। जितनी तैयारी होनी चाहिए थी अभी उतनी नहीं है कि उतनी ज़्यादा सीट हम लड़ें। जैसे कि अभी आप नांदेड़ में मौजूद है और अभी आपकी मीटिंग भी थी, तो इस मीटिंग में क्या तय हो पाया कि आप नांदेड़ से कितनी सीट उतारेंगे? अभी हमने इन्हें इसको वर्कआउट करने के लिए दिया है जी। और उसके पैमाने पर फीडबैक वहाँ से लोकल से आना है। तो अभी हम इस नतीजे पर नहीं पहुँचे कि हमको कितनी सीटें फाइनल करनी है, लेकिन उस प्रोसेस को इनिशिएट किया है। क्या WPI अभी जो इलेक्शन आने वाले उसमें भी अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन आने वाले जो इलेक्शन होंगे विधानसभा के 5 सालों बाद और लोकसभा के, क्या WPI उसमें भी अपना रोल निभा सकती है? देखिए, ये रोल तो निभाना ही चाहिए उसको। अगर कल तक वो ठीक से नहीं निभा सकी तो आइंदा निभाना चाहिए। ये मीटिंग ने इसी बात पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया कि अमली तकाज़े क्या हैं, हमने कहाँ उस पर ठीक से तवज्जो नहीं दी, कहाँ गफलत हुई, कहाँ चैलेंजेस थे, उस हवाले से गुफ्तगू की है ताकि आइंदा की मुद्दत में हम अपने आप को फिर से रिस्टोर कर सकें। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे कि WPI एक बहुत टाइम से एक पॉलिटिकल पार्टी बन के साबित हुई है, लेकिन अभी तक WPI ने कोई इलेक्शन में मैदान में नहीं उतरा, खासकर नांदेड़ में और लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन थे, खासकर इसमें WPI कोई रोल नहीं प्ले हुआ। तो क्या लगता है आपको अभी तक WPI क्यों खामोश रही? देखिए, WPI जब नई लॉन्च हुई थी और अच्छे से लॉन्च हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए उस आगाज़ को देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी उसका वजूद बनने लगा था और ख़ुद नांदेड़ से उसमें पार्लियामेंट का इलेक्शन हमारे एक साथी मरहूम फिरोज़ गाजी ने लड़ा था और ज़्यादा नहीं 8-9 हज़ार वोट मिला था, लेकिन अचानक आ जाने के बाद 8-9 हज़ार वोट लेना भी पॉलिटिकल प्रोसेस में एक मानवियत रखता है। बाद में जो भी वजूहात रही हों, लेकिन जैसी उसको ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हो सका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसी को कैरी किया जाए। ये मीटिंग का तकाज़ा ये था कि हम उससे कैसे उभर सकते हैं और आइंदा उभरेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ WPI के वाइस प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब।
बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती नहीं, वक्त आपके हमें दिए। मशकूर हैं इंशाल्लाह। जी, अल्लाह जाज़िक खैर दे जज़ाकल्लाह। आप।